आदाब। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में। जी हाँ, हमारा ये लाइव और इंटरैक्टिव सेशन है आप सभी के लिए। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल नंबर 10 पर। हम आपको बता दें कि हम 10वीं जो जमात है उसके तलबा व तालिबात के लिए आज का ये सेशन लेकर आए हैं, जिसमें जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है उर्दू। और इसमें जो हम सबक ले रहे हैं वो है आपकी किताब का 18वां सबक और उसका उन्वान है अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवाए दरबारे दिल्ली। और बहुत ही मैं कहूँगी दिलचस्प सा उन्वान है और हम इस नज़्म को पढ़ेंगे, इसके हम मतलब को जानेंगे, इसके क्या मायने हैं वो आपको बताएंगे और क्यों ख़ास है ये नज़्म, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन आपके लिए है। आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमसे हमारे मैं कहूँगी कि जो हमारे उर्दू ज़बान के जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। जी, तो कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं वो सभी तरीके। आप नोट कर लें हमारा फ़ोन नंबर जो है 8800440559। इसके अलावा आप हमें ईमेल लिख सकते हैं dth.class10@ciet.nic.in पर। आपके साथ आज इस सेशन में मैं हूँ हरप्रीत कौर और मेरे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, अब मैं आपका उनसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर गज़ाला फ़ातिमा। मैम, इस्तकबाल है आपका हमारे सेशन में। और हम आपको बता दें कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैम से हम जानेंगे इस नज़्म के बारे में, इसके मायने के बारे में और भी बहुत कुछ, और कुछ मशक़ें भी हैं जो हम करेंगे सेशन के एंड में। मैम, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आज जो आप ये लेकर आए हैं हमारे लिए टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी कि पहले तो जिन्होंने नज़्म लिखी है अकबर इलाहाबादी, ये कौन है, इनके बारे में ज़रूर थोड़ा बताएं। और जो ये नज़्म है जलवाए दरबारे दिल्ली, बड़ा दिलचस्प नाम है, तो ये नज़्म इतनी ख़ास क्यों है कि आज हमने, क्योंकि 10वीं जमात के हमारे तलबा व तालिबात के लिए हमने ये नज़्म उनकी हम किताब में रखी गई है जी। तो क्यों रखी गई है, ऐसा क्या है इसमें? तो सबसे पहले हम अकबर इलाहाबादी के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर इलाहाबादी शायर थे और उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी और वो एक तरह से तंज़ मिज़ाह के शायर कहे जाते हैं जी। यानी जिनके यहाँ सटायर है, आयरनी है, इस तरह के शायर थे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी तमाम तर जो शायरी है वो तंज़ मिज़ाह पर मबनी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सी ऐसी नज़में भी लिखी हैं जिसमें तंज़ मिज़ाह नहीं है, लेकिन आम तौर पर उनके यहाँ तंज़ मिज़ाह की चाशनी मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अकबर इलाहाबादी कौन थे, उनका असल नाम क्या था। तो उनका असल नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था और अकबर वो तखल्लुस रखते थे और ज़िला इलाहाबाद में वो पैदा हुए थे। उनका जो बचपन था वो ज़िला शाहबाद में गुजरा और 1855 में अपने ख़ानदान के साथ वो इलाहाबाद आ गए और यहीं पर उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की, यानी वो परमानेंटली वहीं रहने लगे। यहाँ पहले एक मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन 1857 के इनकलाब के बाइस तालीम जारी न रख सके और मुलाजमत की इब्तिदा अर्जी नवेसी से की और कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िले में नायब तहसीलदार हो गए थे। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया और मुंसिफ के ओहदे पर भी मामूर हुए। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जज थे। सो अब चूँकि सरकारी ओहदे पर थे इसलिए वो उस तरह कोई चीज़ लिखते भी थे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। वो सरकारी हुकूमत को, इस पूरे निज़ाम को बड़ा नापसंद करते थे, ख़ासकर मगरबी तालीम को नापसंद करते थे। लेकिन चूँकि वो जॉब में होने की वजह से, उनकी नौकरी में होने की वजह से, उस ओहदे पे होने की वजह से वो चीज़ों को खुलकर नहीं कह सकते थे और अगर ऐसा करते थे तो फिर उनकी पकड़ होती थी। बिल्कुल। और ये जो आपने बात की, आई थिंक उस वक्त के जितने भी तमाम मैं कहूँगी कि जो भी ऐसे बहुत ही पेट्रियाटिक लोग थे और जो माहिर ज़बान थे या फिर जो बड़े अच्छी पोजीशंस पर थे, उनके लिए बड़ी मुसीबत होती थी। लेकिन फिर भी वो किसी बहाने से वो अपनी बात रख ही देते थे। जैसे कि एक बार किसी खातून ने कह दिया था जो अंग्रेज़ हुकूमत में ही थी कि मुसलमान तो या हिंदुस्तानी तो झूठे होते हैं। तो अकबर इलाहाबादी ने उसका जवाब इस तरह दिया कि हम हैं झूठे तो आप हैं झूठों के बादशाह। तो उनकी इस पे पकड़ हो गई कि आपने ऐसे कैसे
कह दिया। अब चूंकि ये तो आप जानते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम हैं झूठे तो आप हैं झूठों के बादशाह, यानी आप उससे भी बड़े झूठे हैं, असले तो ये मतलब हुआ। लेकिन जब उनकी पकड़ हुई तो उन्होंने कहा हुजूर मेरा तो सिर्फ ये मतलब है कि हम झूठे हों, हम मक्कार हों, हम कुछ भी हो, लेकिन हमारे बादशाह तो आप ही हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा मतलब ही बदल दिया। अब अगर चूंकि वो शायरी के अंदाज में था, क्या मेरा तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि हम झूठे हों, कुछ भी हों, कैसे भी हो, लेकिन हमारे बादशाह आप ही हैं। तभी तो माहिर ज़बान थे और अपना पैगाम वो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी उन तक तो वो इस तरह के ये जो तंज़ो मिज़ाह का जो पैराया था उन्होंने ओढ़ रखा था, वो सिर्फ उससे बचने के लिए था। और 1898 में उन्हें हुकूमत से खान बहादुर का खिताब भी मिला था। ये एक तरह का टाइटल होता था, खिताब होता था। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद में ही उनका इंतकाल हुआ। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन से ही था। उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की। आम तौर पर जो शायर होते हैं वो जब शायरी की इब्तिदा करते हैं तो गज़ल गोई से करते हैं, बाद में फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको गज़लें कहनी है, उनका रुझान गज़ल की तरफ है कि नज़्म की तरफ है कि मरसिए की तरफ है, कसीदे की। लेकिन इसीलिए देखिए जुमला भी है, उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक, आम रिवाज वही होता है कि इब्तिदा सभी शायर गज़ल से ही करते हैं। तो कलाम पर इस्लाह जो यानी कि उन्होंने अपना उस्ताद किसे बनाया जिससे वो इसकी तस्हीह कर सकें, तो वो अपने कलाम पर इस्लाह ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली जो आतिश के शागिर्द थे। आतिश भी उर्दू अदब के बड़े शायर हैं, दबिस्तान लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है और उनमें इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी इनफरादियत उनकी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में नज़र आती है। यही शायरी उनकी दायमी शोहरत का बाइस बनी, यानी जो उन्हें शोहरत मिली, जो उनके दायमी शोहरत कहते हैं ना, जो कभी ख़त्म ना होने वाली शोहरत, हमेशा रहने वाली, वो उनके जो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी है उससे मिली और उसमें कोई दूसरा शायर उनका बराबर में नहीं आ सका। अकबर की जो ज़रीफ़ाना शायरी है महज़ हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हंसने हंसाने के लिए मिज़ाहिया शायरी कर दी, बल्कि उन्होंने उसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात और मगरबी तहज़ीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए हैं। यानी जो मगरबी तालीम के जो हमारे यहाँ निगेटिव जो उसका असर हो रहा था, मनफी असरात जो हो रहे थे, उनको उन्होंने उसमें उसकी वो मुखालफत करते थे और उसकी अंधी तकलीद उन्हें कभी पसंद नहीं थी कि अंग्रेज़ मतलब मगरिब की हम अंधी तकलीद करें, हर चीज़ आंख बंद करके जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो मगरिब कर रहा है वो सब ठीक है। बिल्कुल, और आवाम तक पैगाम पहुंचाने का इससे बढ़िया कोई तरीका भी नहीं था। जी, वो वेस्टर्न कल्चर जो था वो उसके खिलाफ, उन्हें अपना ईस्टर्न कल्चर बहुत पसंद था, तो वो इसलिए उसे नापसंद करते थे। तो अब उस पर वार करने के लिए उसको तो वो शायरी करते थे और तंज़ मिज़ाह की शायरी करते थे। तो उन्होंने उसकी जो मगरबी तहज़ीब की जो ईस्टर्न कल्चर था, जो वेस्टर्न कल्चर था, उसकी अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए और छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिया जो बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं लिया जा सकता है। अकबर इलाहाबादी अगरचे तंज़िया और मज़ाहिया शायर की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर भी मुश्तमिल है। उन्होंने बहुत सी नज़मों के तर्जुमे भी किए हैं। अकबर इलाहाबादी का उस ज़माने में ये हाल था कि जो भी मगरबी तहज़ीब थी या मगरबी कल्चर था वो उसके ख़िलाफ़ थे। उस ज़माने में सर सैयद ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, अलीगढ़ मदरसा जब कायम किया, तो वो उसके भी ख़िलाफ़ थे। वो सर सैयद के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी लिखते रहे और वो बिल्कुल मतलब उनको सिर्फ यही कि सर सैयद मगरबी तालीम को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। जी, लेकिन सर सैयद का मकसद तो था कि हिंदुस्तानियों को जो जदीद तालीम है हम उनसे उनको आरास्ता करें ताकि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें, बड़े बड़े ओहदे पा सकें, तब ना हम उनकी बराबरी करेंगे। तो इसलिए सर सैयद करते थे। लेकिन अकबर इलाहाबादी को इस कदर मतलब मगरबी से कि उन्हें उनका मकसद नहीं दिखता था, उन्हें बस ये दिखता था कि वो मगरबी तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, इसलिए वो उनकी भी मुखालफत करते थे। और कहते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने सर सैयद पे तंज़ किया, लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हुआ और अकबर इलाहाबादी वहाँ शामिल हुए, तब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी तो बातें ही बातें थी, सर सैयद काम करता था। आखिर में उन्हें भी ये एतराफ़ करना पड़ा। तो ये उनके बारे में मुझे मेरे ख़्याल से काफ़ी है बच्चों के। और उनकी पैदाइश 1846 में हुई थी, उनका इंतकाल 75 साल की उम्र में, पहले ही मैंने बताया 1921 में हुआ था। तो चलिए अब हम नज़्म पे आते हैं।
जी। नज़्म का उन्वान है जलवाए दरबारे दिल्ली। देखिए जलवाए दरबारे दिल्ली, इसमें इजाफत लगी हुई है। तो जब इजाफत लगी होती है तो जो आखिर में आता है उससे जब उसका मानी हम निकालते हैं तो उसे पहले लाइए तब उसका मानी आता है। जैसे आया जलवाए दरबारे दिल्ली, तो दिल्ली को हम पहले लाएंगे। दिल्ली के दरबार का जलवा, यानी दिल्ली के दरबार के क्या क्या जलवे थे वो उन्होंने बताया है। तो ये आपने देखा कि जलवाए दरबार दिल्ली का जो मतलब है वो दिल्ली के दरबार का जलवा, उसका क्या रौनक है, उसका क्या हुस्न है, क्या जलवा है, ये उन्होंने उस नज़्म में बताया है। ये बात हमें उन्वान से ही पता चल गई। अब मैं नज़्म की क़िरात करती हूँ। सर में शौक़ का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या क्या बतलाएं क्या क्या देखा, जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनाट को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीने और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, खेमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा, इज़्ज़त ख्वाहों का दंगल देखा, सड़कें थीं हर कम पे जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मौजें लंप से जारी, तेज़ी थी हर जम से जारी, डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगा रंगी देखी, अच्छे अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुँह को अगर लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा, हाथी देखे भारी भरकम, उनका चलना कम कम थम थम, जर्री झूले नूर का आलम, मीलों तक वो चमचम चमचम, पुरथा पहलुए मस्जिद जामा, रोशनियाँ थीं हर सू लामे, कोई नहीं था उसका सामे, सबके सब थे दीद के तावे। सुर्खी सड़क पे कटती देखी, सांस भी भीड़ में घटती देखी, आतिशबाजी छुटती देखी, लुत्फ़ की दौलत लुटती देखी, चौकी एक चौलक्खी देखी, खूब ही चक्की पक्की देखी, हर सो नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी, एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, दूसरा हिस्सा दूर का जलवा। एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा, औजे ब्रिटिश राज का देखा, पर तख्तो ताज का देखा, रंग ज़माना आज का देखा, रुख करजन महाराज का देखा, पहुँचे फांद के साथ समंदर, तहत में उनके 20 बंदर, हिकमत व दानिश उनके अंदर, अपनी जगह हर एक सिकंदर, औजे बख्त मलाकी उनका, चरख हिफ्त तबाकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आँखें मेरी बाकी उनका, हम तो उनके खैर के तलब हैं, हम तो उनके खैर तलब हैं, हम क्या ऐसे ही सबके सब हैं, उनके राज के उम्दा ढब हैं, सब सामाने ऐशो तरब हैं। ये पूरी नज़्म थी। बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ सुन के समझ में आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारे अल्फाज जिनकी तफ़हीम है तो मैं उनको भी कर देती हूँ। पहले तो जो मुश्किल अल्फाज आए हैं हम उनके मानी समझ लेते हैं। जैसे कि पहले मिसरे में आया है जलवा, तो जलवा के माने होता है नुमाइश के। संगीने, संगीन की जमा है एक नोकदार हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है। तो उस ज़माने में जो अंग्रेज़ थे वो हथियारबंद जो सिपाही थे उनके बंदूक में इस तरह का एहतमाम होता था। ब्रह्मा, कायनात को पैदा करने वाला, इस दुनिया को जिसने पैदा किया। इज़्ज़त ख्वाह, इज़्ज़त चाहने वाला, ख्वाह के माने चाहना होता है। दहर, दुनिया। लामे, चमकने वाला, रोशन। सामे, सुनने वाला। तामे, लालच करने वाला, लालची। चौलक्खी, चौलक्खी का मतलब होता है 4 लाख का। इस यहाँ पे मुराद 4 लाख से बहुत ज़्यादा कीमती। जी। मन्नो सलवा, वो खाना जो हज़रत मूसा की उम्मत पर आसमान से उतरा था। मुराद बहुत लजीज खाना, कहते हैं ना मन्नो सलवा खा रहे हो क्या। मन्नो सलवा एक तरह का पैराडाइज फूड था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, जो उनकी कौम थी उनके लिए आता था। लेकिन उनकी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उसने कहा कि ये एक ही तरह का खाना, जबकि वो बहुत पैराडाइज फूड था, बहुत लजीज होता था उसकी मिसाल। वो कहते थे हम एक ही तरह का खाना खा के ऊब गए हैं, तो हमें कुछ और चाहिए। तो तब फिर ये मन्नो सलवा
हुआ, बंद हुआ, और फिर उन्होंने अपने हाथों से सब्जियां उगाना शुरू की और अनाज उगाना शुरू किया, और इस तरह फिर तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमान से वो खाना आता था। इसीलिए आजकल जब खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो कहते हैं ना कि मन्नो सलवा खा रहे हो या मन्नो सलवा है, तो लजीज खाने को भी हम उसकी मिसाल देते हैं। लजीज मन्नो सलवा वही पैराडाइज फूड होता था। औज माने बुलंदी, ऊंचाई, शानो शौकत, परतो, अक्स, परछाई को कहते हैं। मुलाकात करने वाला, चरख, आसमान को कहते हैं। और हिफ्त तबाकी, हिफ्त माने सात होता है, तबाक माने तबक माने आसमान होता है, तो सात तबक यानी मुराद सात आसमान। तरब, खुशी, मसरत, शादमानी कहते हैं ना, बहुत मस्ती में है तरब माने, तो ये है। अब देखिए इस पूरी नज़्म में गौर करने की बात यह है जब कि दिसंबर 1898 में लॉर्ड कर्जन नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान आए थे, और उन्होंने 1903 में यानी आने के 5 साल बाद दिल्ली में एक दरबार किया था, और उसी दरबार में उसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने ये नज़्म लिखी थी, और वो इलाहाबाद से आए थे और उन्होंने वो दरबार देखा था और उसका आंखों देखी बयान उन्होंने इस पूरी नज़्म में किया है। इस नज़्म में जो दूसरा बंद है जिसमें लाट और ड्यूक दो लफ्ज़ आए हैं जी, तो हिंदुस्तान में वो लफ्ज़ लाट नहीं था बल्कि वो असल लफ्ज़ लार्ड है, जो आम लोग उसको आमतौर पे हम कहते हैं ना बड़े लाट साहब हो रहे हैं, तो वो लाट नहीं, वो लार्ड था सही। ये बरतानवी हुकूमत का एक एजाज़ी खिताब है और इसके माने मालिक या फिर आका के हैं। गवर्नर या हाकिम सूबा जो सूबे का होता है उसके लिए भी ये लफ्ज़ लॉर्ड इस्तेमाल होता था, लेकिन वो आम ज़बान में उसको लाट कहने लगे थे जी। इसी तरह ड्यूक भी एक तरह का खिताब है जो नवाब और रईस या अमीर के लिए ये ड्यूक का इस्तेमाल होता था। जंगल में मंगल होना, ये एक मुहावरा आया है उसमें, जिसके लुग़वी माने हैं वीराने में ऐशो इशरत का सामान होना, यानी कि गैर आबाद जगह में रौनक और चहल पहल जब हो जाती है, तो कहा ना कि उन्होंने कहा कि जंगल में खेमों का जंगल में मंगल देखा, तो अब जंगल में मंगल देखना, जंगल से यहाँ पे दरबार दिल्ली के मौके पर जो ये कश्मीरी गेट के आसपास दरबार हुआ था कि बाहर जो किंग्सवे कैंप तक खेमे ऐसे लगाए गए थे कि एकदम लाइन से उनकी कतार बनी हुई थी। उस वक्त ये जगह गैर आबाद थी, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, वीरान थी। खेमे लगने के बाद जब दरबार के लिए लोग यहाँ आने जाने लगे तो खूब रौनक और चहल पहल हो गई। मिस्र में इसी जानिब शायर ने इशारा किया है कि जंगल में मंगल देखा। अब चूंकि वहाँ पे जो टेंट लगे हुए थे वो बिल्कुल जैसे जंगल में दरख्त लगे होते हैं ना एक लाइन से, उसी तरह वो टेंट लगे हुए थे, तो वही अब वो तो कि वहाँ भी मंगल हो गया जी। अकबर इलाहाबादी अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल मानी खेज अंदाज में करते हैं। इस नज़्म में भी उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया है जी। तो चलिए एक बार नज़्म हम फिर से पढ़ लेते हैं, उसकी तशरीह कर लेते हैं। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा। हमारे सर पे भी ये शौक़ चढ़ा कि हम भी दिल्ली के जो दिल्ली में जलवा दरबार दिल्ली होने वाला है उसका जलवा देखें। जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं। और जब हम वहाँ गए और हमने जो कुछ देखा बहुत अच्छा देखा, और मैं क्या क्या बतलाऊं कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा। जमुना जी के पार्ट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा। ये सब आसान है कि वहाँ पे जमुना जी का पार्ट था उसे देखा, साफ़ सुथरे घाट, एकदम सफाई। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह का जलवा दरबार दिल्ली पूरी दिल्ली को सजाया गया था तो सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा था। सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनाट को देखा, तो ड्यूक कनाट को भी देखा। और सबसे ऊँचा जो लॉर्ड था वहाँ पे उसको भी देखा, चूँकि सब वहाँ मौजूद थे उस जलवा दरबार दिल्ली में। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे, काले देखे। हमने वहाँ पे फौजें देखी, जो काले गोरे, अब जो गोरे अंग्रेज़ अफसर थे उनको भी देखा, और जो काले उनके सिपाही थे उनको भी देखा। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे, काले देखे। संगीने और भाले देखे, वही संगीन कहते हैं ना कि नुकीला जो औजार जो बंदूक के उस पे लगाया जाता है, तो वो भी देखा। बंदूकें देखी, भाले देखे, बैंड और बंदूकें, भाले और इन सब से लैस सिपाहियों को भी देखा, और बैंड बजाने वालों को भी देखा। और जब कहीं पे मेला होता है, उस तरह का दरबार होता है, तो वहाँ बैंड बजाने वाले भी होते हैं, बैंड बाजा सारी चीज़ें। खेमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा। कि मैंने देखा कि चूंकि वो सुनसान जगह, वो इलाका जो कश्मीरी गेट का था वो सुनसान रहता था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे खेमों का, खेमा मतलब ये जो टेंट हाउस होते हैं, तो जो खेमे का एक जंगल बना हुआ था। अब खेमों का जंगल तो दरख्तों का होता है, जंगल में दरख्त होते हैं जो लाइन से कतार में खड़े होते हैं, तो यहाँ चूंकि खेमे लाइन से बने हुए थे, भीड़ लगी, तो कह रहे हैं कि मैंने तो वहाँ खेमों का एक जंगल देखा।
इस जंगल में मंगल देखा, और इस जंगल में भी ऐसी रौनक थी। मंगल होना मतलब बहुत ज़्यादा रौनक होना, बहुत ज़्यादा चहल पहल। अब चूंकि जलवाए दरबार दिल्ली हो रहा था, तो दिल्ली दरबार का जलवा था, तो अब बहुत सारे लोग आ जा रहे थे उसको देखने। तो ये कहा कि इस जंगल में भी हमने मंगल देखा जी। ब्रह्मा और वरंगल देखा, इज्जत ख्वाहों का दंगल देखा, और जो इज्जत के ख्वाह थे, इज्जत चाहने वाले थे, उनका भी एक दंगल देखा। दंगल मतलब एक भीड़ देखी हमने। ओके, सड़कें थी हर कम से जारी, पानी था हर पम से जारी। और कैंप, इतने यहाँ पे कैंप का मतलब कैंप है, वो उसका शायरी में इस तरह का मुखफ़फ़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म, ताकि वो काफ़िया और रदीफ़ में वो हो जाए। तो यहाँ पे कम से मतलब कैंप है। सड़कें थी हर कम से जारी, यानी कैंप इतने एहतमाम से लगाए गए थे कि ऐसा लगता था कि सड़कें थी हर कम से जारी, यानी हर कैंप से सड़क जारी थी, जा रही थी, आ रही थी, आने जाने की बड़ी अच्छी सहूलत थी। पानी था हर पंप से जारी, और हर पंप से पानी निकल रहा था। अब चूंकि जिस ज़माने में ये हुआ था 1903 में, उस ज़माने में पानी कहाँ से आता था? कुएं से आता था। अब अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो ये तमाम चीज़ें तो अंग्रेज़ ही लेकर आए। तो वही कहा कि हर पानी था हर पंप से जारी, नूर की मौजें लंप से जो लैंप लगे हुए थे वहाँ, उससे नूर की मौजें निकल रही थी, रोशनी फूट रही थी। और तेज़ी थी हर जम से जारी, डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगारंगी। दहर माने दुनिया, दुनिया की तमाम रंगारंगी, तमाम रानाइयाँ हमने यहाँ देखी। महफिल में सारंगी भी थी, नारंगी भी थी, और कहीं बेरंगी थी तो कहीं बारंगी थी। ये तमाम चीज़ें हमने देखी जी। अच्छे अच्छों को भटके देखा, भीड़ में खाते झटके देखा। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखा भीड़ में। अब भीड़ में जब होती है तो झटके भी खूब लगते हैं आगे जाके। तो इसी तरह हाथी देखे भारी भरकम। अब जो मेले में हाथी आती होते हैं वो सब बड़े सजे सजाए, उनका बहुत उससे जेवरात उन पे होते हैं, और वो उसकी वजह से बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उसका बयान है। फिर पुरथा पहलुए मस्जिद जामा, जो जामा मस्जिद का पहलू था वो पूरा रोशनियों से भरा हुआ था। लोग उसको देखने के लिए ललचा रहे थे। इस तरह पूरा जो जलवाए दरबार दिल्ली था उसका बयान इस नज़्म में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अकबर इलाहाबादी ने किया था। और आखिर में अकबर इलाहाबादी ने फिर देखिए ये भी कहा। मैम आपने, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो क्योंकि नज़्म काफ़ी बड़ी है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आपने बहुत जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी बताए हैं, तो क्यों ना हम हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स उनको कहें कि वो खुद उस नज़्म को समझें और आपको अपने डाउट्स भेजें, क्योंकि वक्त अब बिल्कुल कम हो गया है, तो हम इसको कंटिन्यू तो नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली है, तो आगे की नज़्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की नज़्म है। प्लीज़ इसको पढ़ें, इसके जो मायने हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, और जहाँ भी आपको कुछ कमी लगती है आप अपने डाउट्स हम तक ज़रूर भिजवाएं। हम यहाँ कर लेंगे तो आप हमें बिल्कुल ईमेल नहीं करेंगे, हमें ये पता है। लेकिन मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से ये नज़्म हमें बताई, समझाई। और इसी के साथ ही हम सेशन को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। ये था हमारा उर्दू का सेशन हमारी 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए, जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत सा ये एक उन्वान लिया, अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवाए दरबार दिल्ली। और इसी के साथ ही हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे अबाउट दिस अपकमिंग कंपटीशन। जी हाँ, ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ई कंटेंट कंपटीशन, इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 जनवरी 2025। और हम आपको बता दें कि more details के लिए you can log on to www.ciet.ncert.gov.in, या फिर आप हमारे जो QR कोड है से भी स्कैन कर सकते हैं। प्लीज सेंड इन योर एंट्रीज बाय 15 जन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एक नज़र डाल लेते हैं हम आने वाले प्रोग्राम्स पर। जी हाँ, कौन से प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं? ये अभी हमने उर्दू का सेशन हमने कंप्लीट किया है। इसके ठीक बाद आप देखेंगे हमारा अगला सेशन, जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। टॉपिक आपके सामने है, और हम आपको बता दें कि 4 to 5 PM का जो टाइम है वो होता है हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें हम बात करेंगे साइबर हाइजीन की। 5 PM हम आपके लिए लेकर आएंगे सहयोग, एंड 5:30 इज़ अ टाइम फॉर अ सेशन ऑन NCSL बाय नीपा। एंड इसी के साथ ही दिस इज़ मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू। शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।